2009। इसको हमने बताया था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 के तहत इसका उल्लेख किया गया था, 45 और 46। बाद में इसको 2002 में 66वां संविधान संशोधन लाया गया है ना, और इसको प्रभावी रूप बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को क्या किया गया, इसको संसद में पारित कर दिया गया। और पारित करने के पश्चात क्या है, इसको 27 अगस्त को क्या करना है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, और उसके बाद क्या है, इसको लागू कर दिया गया। और जिसमें हमने बताया था इसमें 7 अध्याय और 38 खंड है ना, इसका उल्लेख हमने बताया था। 7 अध्याय के बारे में हमने कल आप लोग को डिटेल बताया, ठीक है। लिखिए शिक्षा संबंधी सुधारों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 लाया गया। जिसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को, 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को शैक्षिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। पैराग्राफ चेंज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 45 नीति निर्देशक तत्व में 45 नीति निर्देशक तत्व में यह उल्लेख किया गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को, 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को व्यक्त किया गया था। अनिवार्य शिक्षा व्यक्त किया गया था। इस संकल्प को पूरा करने के लिए 2002 में 86वां संविधान संशोधन लाया गया। 86वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसे मूल अधिकार के रूप में 21 के साथ जोड़कर 21 का
ब्रैकेट में 21A लिख लीजिएगा। 21 का के रूप में शामिल किया गया। और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को पारित किया गया। 2009 को पारित किया गया। तथा 27 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन होने पर भारत सरकार के द्वारा इसका जियो जारी कर दिया गया। जिससे जियो जारी कर दिया गया। जियो का मतलब होता है राजपत्र। जियो जारी कर दिया गया और इसके साथ पूरे भारत में यह अधिनियम प्रभावी हो गया। कर दिया गया और इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंडों को शामिल किया गया। प्रथम अध्याय में इसके प्रस्तावना में स्कूल का उल्लेख करते हुए 4 प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया गया। 4 प्रकार के स्कूलों का वर्णन किया गया। जिसमें शासकीय स्कूल नंबर 1 शासकीय स्कूल, नंबर 2 अशासकीय स्कूल, नंबर 3 विशेष श्रेणी के स्कूल, जिसमें
केवीएस या एनवीएस, जिसमें केवीएस या एनवीएस और चौथा अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल, अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल। ठीक। नंबर 2, अध्याय 2, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इस अध्याय में उल्लेख किया गया है कि इस अध्याय में उल्लेख किया गया है कि 6 से 14 आयु वर्ष के बालकों को 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को स्कूल में शिक्षा संबंधी समस्त अधिकार प्राप्त हों, शिक्षा संबंधी समस्त अधिकार प्राप्त हों। जिसमें बालक को प्रवेश के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्कूल किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं करेगा। और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर आगे की पढ़ाई के लिए भी उसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और बालक को स्थानांतरण की सुविधा भी प्रदान किया जाएगा। जब बालक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश करेगा तो उसे प्रधानाचार्य के द्वारा टीसी दिया जाएगा। और टीसी न देने पर या टीसी में देरी करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अध्याय 3, अध्याय
3 केंद्र राज्य तथा केंद्र राज्य स्थानीय सरकारों एवं अभिभावकों का दायित्व। केंद्र राज्य स्थानीय सरकारों एवं अभिभावकों का दायित्व को शामिल किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य छात्रों के अनुपात को देखते हुए विद्यालय की स्थापना की जाएगा। केंद्र राज्य के द्वारा छात्र के अनुपात के रूप में विद्यालयों की स्थापना की जाएगी, जिसमें स्थानीय सरकारों और अभिभावकों का भी उत्तरदायित्व होगा कि इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए नवाचार अनुसंधान नियोजन तकनीकी सहायता तथा संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए समस्त इकाइयां अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगी। प्रवेश लेने में कोई भेदभाव नहीं होगा। और अभिभावकों का यह पूर्ण उत्तरदायित्व है कि वह अपने बच्चे को अनिवार्य रूप से दाखिला दिलाए। अध्याय 4 स्कूल और शिक्षकों का दायित्व। इस अध्याय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रवेश देते समय स्थानों को आरक्षित करें। सर
आरक्षित करें, प्रवेश लेने के लिए आरक्षित करें, तथा कोई भी विद्यालय अपनी स्थापना करते समय, विद्यालय की स्थापना करते समय कोई दान या चंदा नहीं मांगेगा। ऐसी स्थिति अगर पाई जाती है तो दान या चंदा लेने वाले व्यक्ति को दस गुना आर्थिक दंड के रूप में 10 गुना आर्थिक दंड के रूप में देना पड़ेगा। और बच्चे के जन्म का निर्धारण करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। और यह प्रमाण पत्र जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम 1986 के तहत दिया जाएगा। और किसी बच्चे को के तहत दिया अधिनियम 1986 के तहत किया जाएगा। और इस अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जाएगा। और शिक्षकों का उत्तरदायित्व होगा नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित हों, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना। प्रत्येक बच्चे के सीखने का आकलन करना, नियमित अभिभावकों को बुलाना, नियमित अभिभावकों की बैठकें आयोजित करना, और शिक्षकों को करके क्या चीज निर्धारित करना। और शिक्षकों को निजी ट्यूशन की छूट नहीं होगी। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसको पूरा किया जाए।
प्रारंभिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन समय समय पर शैक्षणिक प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा। जिसमें मूल्य, समग्रता, क्षमता, प्रतिभा तथा बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास और अध्ययन प्रक्रिया बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होगी। और प्रारंभिक शिक्षा पूरा होने से पहले बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। अध्याय 6 बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकारों का संरक्षण बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत गठित बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत विभिन्न आयोग एक प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए निरंतर प्रयत्न करेंगे और केंद्र सरकार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें बाल शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में नियंत्रण रखेगा और केंद्र सरकार को परामर्श देगा। अध्याय 7 अन्य प्रासंगिक बातें। इसमें क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, स्वयं भी नियम बना सकती हैं। जो शैक्षिक गतिविधियों को प्रारंभिक शिक्षा को
प्रभावी बनाने के लिए कार्य किए जाएंगे। उसके बाद देखिए क्रियान्वयन में समस्याएं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में समस्याएं, जिसमें ये कहा गया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो समानता है, क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है? समानता। तो पाठ्यक्रम की समानता का अभाव, लिख लीजिए, पाठ्यक्रम की समानता का अभाव, जिसमें जितने भी बोर्ड हैं, संस्थाएं हैं, उसमें पाठ्यक्रम का क्या है? अभाव है। अर्थात क्या है? समानता का अभाव है, कहीं दूसरा पाठ्यक्रम रहता है, कहीं दूसरा। तो पहला चीज हो गया पाठ्यक्रम का अभाव, जिसकी वजह से क्या है? उसको अध्ययन अध्यापन करते समय विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, असमानताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। और फिर क्या है? इसमें क्या है कि जो इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है, और इसमें ये भी कहा गया है कि 25% सीटों पर समाज के कमजोर वर्गों को क्या है, हाँ, कि उनको दाखिला दिया जाएगा या इसके तहत उनको प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात कितने परसेंट सीटों पर? 25% सीटों पर क्या है? उनका प्रवेश लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या होती है? विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि जिसका मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। ठीक है। तो उसमें भी असमानता उत्पन्न होती है। तीसरा क्या है कि इसमें बजट, जो सरकार के द्वारा बजट पास किया जाता है, उसमें भी क्या होता है? इसका अभाव होता है, तथा शिक्षा पर व्यय बहुत कम किया जाता है। शिक्षा पर व्यय क्या है? बहुत कम किया जाता है, जिसकी वजह से यह अधिनियम प्रभावी रूप से भूमिका निर्वहन नहीं कर पाती। ठीक है। तो ये भी एक समस्या होती है। और इसमें भी कहा गया है कि जैसे 6 साल के बच्चे 17 करोड़ की बात कही जाती है, कितना किया जाता है? 17 करोड़ बच्चे, लेकिन उसके अनुरूप उनको सुविधाएं प्रदान नहीं किया जा रहा है। तो ये भी एक समस्या बना हुआ है कि आपने स्कूल संरचना बना दिया, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कोई ध्यान नहीं रखा है ना। तो ये सब सारी चीजें, और इसमें क्रियान्वयन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या होती है? क्रियान्वयन में समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अर्थात जो ये नियम अधिनियम बना दिया गया है, सही ढंग से यह कार्य नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या है? विभिन्न प्रकार की समस्याएं। ठीक है, इतना हो गया। ये अधिनियम 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। अब तो इसमें दिक्कत नहीं है, लिख ले जाओगे। हाँ, इसका पूरा पॉइंट इसमें लिखना है, क्योंकि आप लोगों को जो शब्द लिखना होगा उसमें कितने वर्ड होंगे? 50 वर्ड होंगे, और इसमें क्या है? 20 होंगे। तो मेन जो चीजें पूछा है, क्योंकि आप तो पूरा चीज इसमें लिख नहीं पाएंगे। अगर अध्याय के बारे में पूछेगा तो लिखने लगो तो अध्याय 50 शब्द हो जाएगा। तो आप जो मेन पॉइंट दिया गया है, 6 अध्याय का नाम लिख दीजिए, 7 अध्याय का नाम लिख दीजिए, और कुछ बढ़ाना हो तो 1-2 लाइन आगे पीछे कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा लिख नहीं पाओ, है ना। कि कब से शुरू हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ है, उस तरीके से दिमाग में अपडेट रहे। जितना भी इस चीज से रिलेटिव आएगा पूरा पॉइंट लिखना। इससे इतना शब्द आपके पास है, इसको लिखने के लिए कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इतना वर्ड आपके पास रहे क्या कि आप इसको लिख ले जाएंगे, है ना। तो ये हो गया दूसरी यूनिट आपकी खत्म हो गई ना। और इसमें जो है विद्यालय प्रबंध समिति की बात हो रही है ना। तो इसमें एक चीज बचा है, चलिए इसको हम लोग, और इसमें इसके बाद क्या है? तीसरी यूनिट, स्वतंत्रता से पूर्व संक्षिप्त जानकारी। क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व संक्षिप्त जानकारी करना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में क्या है, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था अपनाई गई थी और किस तरीके से शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो
तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताएंगे आप लोग को, और मिशनरियों की शैक्षिक प्रयास क्या हुआ, इसमें कोई दिक्कत है इस अधिनियम में? तो दूसरा यूनिट पूरा हो गया, विद्यालय प्रबंध समिति है, इसको भी पढ़ा के निकाल देंगे हम लोग। अंग्रेजी इसको पढ़ेंगे और स्वतंत्रता की पूर्व संक्षिप्त जानकारी, इसके संबंध तीसरे यूनिट में चलेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग चलेंगे श्री राम की मूर्ति, है ना, और चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयास, तो इसको चलेंगे हम लोग। और जो सबसे चीज है बनारस संस्कृत कॉलेज और विलियम फोर्ड कॉलेज, ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, थोड़ा जरूरी रहता है, ज़्यादा पूछ लेता है कभी कंपनी के शैक्षिक प्रयास। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको प्राच्य पाश्चात्य विवाद, एग्जाम में आएगा प्राच्य पाश्चात्य विवाद, अर्थात क्या है कि इसको जो उन्होंने कहा था 1813 के चार्टर एक्ट में कि 1 लाख रुपए इस पर व्यय किया जाए, है ना, तो विवाद होता है अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय किया जाए या अरबी या संस्कृत या इन सब चीज़ों पे खर्च किया जाए, वही विवाद है इसमें प्राच्य पाश्चात्य विवाद। पाश्चात्य मतलब विदेशी अंग्रेज और प्राच्य का मतलब भारत, है ना, यहाँ की चीज़ों को, वही विवाद है इसमें, समझ रहे हो नहीं? तो इसके बारे में हम लोग, तो इसमें क्या है 2 यूनिट पूरा हो गया, 2 यूनिट पूरा हो गया।